आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है ना। इसका मैंने सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे कई जगह पढ़ लेते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। इसकी जो ये पूरी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है ना, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहती हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर अभी तक पढ़ चुके हैं कि एक बिजनेस जो स्टार्ट होता है एक व्यक्ति द्वारा, उसे क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। जब बहुत सारे लोग, मतलब 2 या 3 या कम से कम 50 लोग मिलकर कोई फर्म स्टार्ट करते हैं, उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और तीसरा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं। कंपनी क्या होती है, ठीक है। सपोज ये कंपनी है, कंपनी है ये। अब ये कंपनी जब स्टार्ट हो रही है तो इसको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसको किसकी ज़रूरत है, इसको पैसों की ज़रूरत है। तो इसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल। अब इसे पैसों की ज़रूरत है, इसे बहुत बड़े अमाउंट में पैसों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि 5-10 लाख रुपए की ज़रूरत है, इसको करोड़ों की ज़रूरत है, अरबों की ज़रूरत है। बहुत बड़े अमाउंट में ज़रूरत रहती है पैसों की। तो अब ये क्या करती है, जब इसे कैपिटल की नीड होती है तो कुछ पैसा तो कौन लगा देता है, इसके ओनर लगा देते हैं। जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं वो पैसा लगा देते हैं। जैसा कि बिजनेस में होता है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है। वैसे ही कंपनी के जो ओनर होते हैं वो कैपिटल लगा देते हैं। सपोज उन्होंने 50% कैपिटल लगा दी, ठीक है ना। 50% जो इनको नीड थी उसमें से, सपोज इन्हें 100 करोड़ की नीड थी, उसमें से 50% इन्होंने कैपिटल लगा दी। लेकिन फिर भी अभी 50 करोड़ बचे हुए हैं जो इनको पैसों की ज़रूरत है। अब इतना इनके पास फंड है नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ 50% है, ठीक है ना, ये जो बचे हुए 50% है, इसके लिए ये शेयर इशू करेंगे। अब ये शेयर क्या चीज़ है मैडम, शेयर ये चीज़ है कि ये 50% के लिए ये शेयर इशू करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये जाएंगे पब्लिक के पास। पब्लिक कौन, मतलब जैसे मैं हुई, आप हुई, जो नॉर्मल हमारी जनता जनार्दन है, उनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें 50 करोड़, पूरा एक से ही नहीं मांग लेंगे। ये क्या करेंगे, ये शेयर इशू करेंगे। जैसे इन्होंने 100 रुपये का एक शेयर इशू कर दिया, ठीक है, एक शेयर इशू किया। और कितने टोटल, कितने शेयर इशू किए इन्होंने, टोटल इन्होंने 10,000 शेयर इशू कर दिया, 10,000 शेयर इशू कर दिए, ठीक है ना। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, 100 रुपये का एक शेयर, मतलब हर व्यक्ति से ये बोलेंगे कि तुम 100 रुपये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हम तुम्हें 100 रुपये भी देंगे और प्लस प्रॉफिट भी देंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, शेयर इशू किया, 100 रुपये का एक शेयर, और बोला कि तुम हमारी कंपनी में हमारे कंपनी के शेयर खरीदो और हमें जब प्रॉफिट होगा तो हम खरीदेंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे, सॉरी। तो यहाँ पर 100 रुपये का एक शेयर है। तो सपोज ये एक व्यक्ति है मोहन, इसने 100 शेयर खरीद लिया, ठीक है ना। 100 रुपये का एक शेयर है, इसने 100 शेयर खरीद लिए, मतलब इसने टोटल कितने शेयर खरीद लिए, इसने टोटल खरीद लिए 10,000 शेयर, ठीक है ना। और उतना जितना 10,000 का पैसा बना तो इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। जब इन्होंने 10,000 पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो अब ये पैसा कहाँ पर आ गया, कंपनी के पास आ गया और ये कंपनी की कैपिटल में इंक्लूड हो गया। ऐसे कई लोगों से ये पैसा इकट्ठा करती है। ये जो मोहन है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, ये कौन कहलाएंगे, ये कहलाएंगे शेयर होल्डर। ये कौन कहलाएंगे बच्चों, ये कहलाएंगे शेयर होल्डर, क्योंकि इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो ये शेयर होल्डर होने के साथ साथ कंपनी के क्या हो जाएंगे, ये कंपनी के ओनर भी कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो ये कंपनी के ओनर भी कहलाएंगे। ऐसे एक ओनर नहीं होता, कंपनी के कईयों ओनर होते हैं, क्योंकि जितने लोग शेयर खरीदते हैं उतने लोग कंपनी के ओनर होते हैं। अब कंपनी क्या इन लोगों के द्वारा चलाई जाती है, कंपनी की तो हमेशा हमने सुना है कि जो बिजनेस है या जो फर्म है वो उसके ओनर के द्वारा रन की जाती है। तो कंपनी क्या इन शेयर होल्डर के द्वारा रन की जाती है, नहीं। कंपनी जो रन की जाती है वो उन लोगों द्वारा की जाती है जो कंपनी जिन्होंने स्टार्ट की है, जो इनके मेंबर्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है।
ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ये डिसीजन जो कंपनी स्टार्ट करता है वो लेता है। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये बात? तो ये कहलाती है कंपनी जो शेयर इशू करती है और जो पब्लिक से पैसा लेती है। जो पब्लिक जो इनके शेयर खरीदते हैं वो कौन कहलाते हैं? वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। वो कंपनी के ओनर ही होते हैं, लेकिन जो कंपनी रन की जाती है वो इसके मेंबर्स के द्वारा रन की जाती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। द कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों की एसोसिएशन है, फॉर्म बाय द कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज टू द लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। अब यहाँ पर एक कहानी और है कि जो ये कंपनी है, ठीक है, ये जो कंपनी है इसका अपना लीगल स्टेटस है। ये कंपनी अपने नाम से कोई भी लोन ले सकती है। बिजनेस ऐसा नहीं कर सकता। बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर है वो लोन लेता है। यहाँ पर कंपनी कोई भी लोन ले सकती है। इसके मेंबर्स अलग हैं, इसके शेयर होल्डर अलग हैं और ये कंपनी अलग है। कंपनी अलग लीगल एंटिटी है। ठीक है ना। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ये अलग लीगल एंटिटी है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा जाता है। ठीक है ना। द शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। मैंने बताया ये शेयर होल्डर होते हैं, वो ओनर होते हैं कंपनी के। वाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो इस पूरी कंपनी को रन करते हैं। कभी कभी शेयर होल्डर्स भी इनको इलेक्ट करने में हेल्प कर देते हैं। ठीक है ना। यूजली द ओनर एक्सरसाइज एंड द इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। मतलब इनका भी कंट्रोल है बिना इनके इन्होंने जो शेयर खरीदा है। ठीक है ना। इन्होंने जैसे इसने मोहन ने 100 शेयर खरीदे थे, अब इस 100 शेयर का ये बिना मोहन की परमिशन से कुछ नहीं कर सकते। ये भी ओनर है क्योंकि, तो ये इनडायरेक्ट ओनर कहलाते हैं। और जो स्मॉल पार्ट में डिवाइड होता है वो शेयर कहलाता है। ये मैंने बताया ना कि शेयर इशू करते हैं, ये शेयर कहलाता है। विच कैन बी ट्रांसफर फ्रीली फ्रॉम द वन शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन। अब जैसे ये मोहन है, ठीक है, इसने ये जो शेयर है 100, उसका मन हुआ तो इसने राम को ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब 100 शेयर इसको दे दिए। तो अब ये जो मोहन है ये ओनर नहीं रहा, राम ओनर हो गया। कौन ओनर हो गया? राम हो गया। तो ये फ्रीली ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है, अब मैं ये पूरा क्लीन कर रही हूँ। ये पूरी मैंने डेफिनेशन समझा दी है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने बताया जो कंपनी है वो अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं। तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जब इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर जब कंपनी बनती है उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन होना। जब कंपनी बन जाती है, उस कैसे बनती है अभी हम आगे देखेंगे। जब उसका इनकॉर्पोरेशन होता है तब ये अपनी एक आइडेंटिटी ले लेती है जो इसके ऑनर से अलग होती है। बार बार बोल रही हूँ, कंपनी अलग होती है जो कुछ भी कर सकती है और ऑनर होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज अ time consuming, expensive and a complicated process. It is the preparation of the several document and compliance with the several legal requirement. मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और कंपनी खोल ली। कंपनी को स्टार्ट करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, उसके बाद ही कंपनी स्टार्ट होती है। ठीक है ना। कंट्रोल जो होता है, द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच अपॉइंट टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एंड द रनिंग टू द बिजनेस। मैंने बताया कि जो कंपनी रन की जाती है वो किसके द्वारा रन की जाती है? कंपनी रन की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, जिसे अपॉइंट करता है टॉप मैनेजमेंट। मैंने बताया ना, जो कंपनी के ओनर होते हैं, जो स्टार्टिंग में जो कंपनी फॉर्मेशन के बारे में सोचते हैं, वो ही क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, एक्सटेंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी। द क्रेडिटर्स कैन यूज ओनली द एसेट्स ऑफ कंपनी सेटल देयर क्लेम फॉर अ कंपनी। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लाइबिलिटी होती है वो उतनी ही होती है हर व्यक्ति की जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है। यहाँ पर यदि कोई क्रेडिटर है जो पैसा लेना चाहता है, वो कंपनी को उसके पास उसे देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो अपनी एसेट्स भी दे सकती है उस लेनदार को। ठीक है ना। अब आर्टिफिशियल पर्सन बताया मैंने, अ कंपनी इज अ क्रिएशन बाय लॉ एंड एग्जिस्टिंग द इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर लाइक नेचुरल पर्सन। द कंपनी हैव कैन ओन प्रॉपर्टी, इनकर डेप्ट, बोरो मनी, एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। मतलब कंपनी जो है, ये जो कंपनी है
ये क्या कर सकती है, अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है, हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहती होती है तो हम अपने नाम से खरीदते, कभी अपनी कंपनी के नाम से नहीं खरीद सकते। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी होती है उसके नाम से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कोई उधार लेना है, लोन लेना है, डेप्ट लेना है, वो ले सकते हैं, मनी उधार ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई। अब मेरिट्स क्या हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी, द शेयर होल्डर आइदर लाइबल टू एक्सटेंड द अमाउंट अनपेड टू शेयर हेल्ड बाय देम। मतलब उन्होंने 100 शेयर खरीदे हैं मोहन ने, तो बस उसकी लाइबिलिटी 100 शेयर की है। बाकी आपकी कंपनी में करोड़ों का नुकसान हो रहा है, मोहन को क्या करना, उसने तो 100 शेयर खरीदे हैं, तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर यदि कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी दूसरे को तो ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है ना। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, देखो यदि पार्टनरशिप फर्म की बात करें या किसी सोल प्रोप्राइटर की बात करें, उसकी तुलना में यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इन्हें फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है ना, सभी जो लोग होते हैं वो बहुत ही एजुकेटेड लोग होते हैं, उन्हें हायर सैलरी प्रोवाइड की जाती है, वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, ठीक है ना। Perpetual existence of the company is not affected the death, retirement, resign, इंसॉल्वेंसी, मतलब यदि किसी ने रिज़ाइन कर दिया, इंसॉल्वेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हज़ारों लोगों में से एक आध चला भी गया तो उस कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, लिमिटेशन है। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, देखो किसी भी कंपनी को फॉर्मेशन करना उसका बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। अभी मैं उसकी प्रोसेस बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, किसी भी कंपनी को बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे रेगुलेशन है इतने सारे रेगुलेशन हैं कंपनी को बनाने में कि कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, एक्सपेंसिव नॉलेज की ज़रूरत होती है, लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। न्यूमेरियस रेगुलेशन, द फंक्शन ऑफ द कंपनी इज़ अ सब्जेक्ट मैनी लीगल प्रोविजन एंड द कंपल्सन। जो कंपनी एक्ट बना हुआ है उसको फॉलो करना रहता है, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं जिन्हें फॉलो करना। लैक ऑफ सीक्रेसी, हर कंपनी को टाइम टू टाइम अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसकी जानकारी पब्लिक को देनी होती है कि उसकी कंपनी कैसी चल रही है, तो यहाँ पर सीक्रेसी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। डिले ऑफ डिसीजन मेकिंग, इतने सारे लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जिन्हें टॉप मैनेजमेंट से पूछना पड़ता है, मिडिल मैनेजमेंट से पूछना पड़ता है, लोअर मैनेजमेंट की बातें सुननी पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, डिसीजन कभी कभी इसके कारण डिले हो जाता है, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ज़्यादा लोग होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की भी स्थिति बनती है, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ कंपनी, ध्यान से समझना, दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी, ठीक है, ध्यान से समझो। एक होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब है जो अपने जो शेयर हैं किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। अभी मैं बार बार ऊपर बता रही थी कि मोहन ने ट्रांसफ़र कर दिए शेयर, मोहन ही था ना, हाँ, मोहन ने ट्रांसफ़र कर दिए शेयर राम को। तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके शेयर किसी ने यदि खरीदे हैं तो वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी में पीछे क्या लगा रहता है, प्राइवेट लिमिटेड, है ना, और ये जो कंपनी होती है ना उसमें लिखा होता है पब्लिक लिमिटेड। आपने सुना होगा ना, कई बार आप सुनते होंगे जो फर्म के नाम होते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये पब्लिक लिमिटेड है, तो जो प्राइवेट होती है वो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। हैज़ द मिनिमम ऑफ 2, 2 लोग और मैक्सिमम 200 मेंबर, ठीक है ना। यहाँ पर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक्सक्लूडिंग पर्सन प्रेजेंट एंड पास्ट, मतलब जो अभी हैं और जो पास्ट एम्प्लॉय हैं वो एक्सक्लूड हैं। यहाँ पर डज नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी, मतलब क्या है, यहाँ पर कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है ना, ये शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक से सब्सक्रिप्शन नहीं मांग सकती, ठीक है ना। और पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। हाँ ठीक है, ये तो पता है। अब क्या है, हैज़ अ मिनिमम, यहाँ पर कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए और ज़्यादा मेंबर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितने ही मेंबर इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है ना। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफ़र सिक्योरिटी, यहाँ पर शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है दूसरे के पास, ठीक है। उसके बाद नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब देयर सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, आप शेयर इशू करते हो, लोगों से पैसा मांगते हो, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी कभी पैसा नहीं मांगती और जो पब्लिक कंपनी है वो
लोगों से पैसा मांग सकती है। अब यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी किस तरीके से होता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मीन्स द ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू द एग्जिस्टेंस एंड स्टार्टिंग इट्स बिजनेस, ठीक है ना। जब कोई कंपनी स्टार्ट हो रही है ना, उसे क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। यदि कोई कंपनी बनाने के बारे में सोच रहा है तो उसे क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब सबसे पहला काम क्या है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, प्रमोशन। आप बोलेंगे मैडम स्टार्ट करने से पहले ही प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग द इनिशिएटिव फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द कंपनी। ये बोल रहे हैं प्रमोशन का मतलब कि आपको कंपनी को स्टार्ट करने के बारे में सोचना और उसको स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर इनिशिएटिव लेना, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द प्रमोटर्स टू आइडेंटिफाई द बिजनेस आइडिया, ठीक है। मतलब आप किस चीज़ की कंपनी खोलना चाहते हैं, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या कोई अपनी कंपनी कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का काम कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिबल स्टडीज़, फिजिबल स्टडीज़ का मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है या नहीं, यानी इन चीज़ों की आप पूरी कर सकते हैं कि नहीं। यदि आप कोई कंपनी खोल रहे हैं तो आपके पास फाइनेंशियल कैसे इकट्ठा करेंगे, टेक्निकली कैसे उसको पूरा करेंगे, तो ये सब चीज़ों की आपको पहले ही स्टडी कर लेनी है। नेम अप्रूवल, देखो ये सब चीज़ें करने के बाद हमें नेम सोचना पड़ता है कि भैया कौन से नेम से कंपनी खुलेगी और उसका अप्रूवल लेना होता है। फिक्स अप द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसमें जो भी आप कंपनी खोल रहे हो उसके बारे में सारी डिटेल दी होती हैं, ठीक है। किसके द्वारा कंपनी खोली जा रही है, कौन कौन इसके मेंबर हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसे शॉर्ट में MOA भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब हम कंपनी खोलते हैं तो उसकी सारी डिटेल इसमें दी होती है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल, यहाँ पर क्या होता है ना, जब आप कंपनी खोल रहे हो तो आपके वो बैंकर्स के पास जाना पड़ता है, ऑडिटर्स के पास जाना पड़ता है, तो हमें उनसे पहले मिलकर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी कंपनी खोलते हो तो इन लोगों से भी पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, पहला तो हमने प्रमोशन पढ़ा, सेकेंड है इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पर ये है कि जब कोई कंपनी बनती है, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेशन मींस रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एज अ बॉडी कॉर्पोरेशन अंडर द कंपनी एक्ट 1913। जब आपने ये सारी तैयारी कर ली और जाके आपने फिर क्या कर दिया, आपने फिर रजिस्ट्रेशन करा लिया, किसमें, कंपनी एक्ट में, ठीक है ना। कंपनी एक्ट 1913 में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिल गया कि आपकी कंपनी बन गई है, तो उसे क्या कहेंगे, इनकॉर्पोरेशन कहेंगे, ठीक है ना, जब आपके पास सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेशन। प्रमोटर्स मेक एंड द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी टू रजिस्टर द कंपनी, ठीक है। सबसे पहले आपको इनकॉर्पोरेशन करना है तो एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि भैया हमें ये कंपनी बनानी है और इसका इनकॉर्पोरेशन आप कर दीजिए। फिर पेमेंट, जो फीस होती है, जो इनिशियली फीस लगती है, वो फीस को पे करना होगा। फिर सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है ना। फिर जो रजिस्ट्रार होता है वो एक इशू सर्टिफिकेट करता है कि आपकी कंपनी बन गई है। फिर जो रजिस्ट्रार होता है ना, सारे डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करने पड़ते हैं और कंपनी का नाम भी उसे बताना पड़ता है, और फिर साथ ही साथ जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उसे भी सबमिट करने होते हैं। अब ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें बेसिक डिटेल होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इसे AO कहते हैं, इसको MOA कहते हैं, ठीक है ना। सब दिया होता है। स्टेटमेंट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल मतलब कितने 100 करोड़ की नीड है, 100 करोड़ की नीड है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दी होती है। कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन होगा उसके बारे में लिखा होता है। एग्रीमेंट विद द प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर की डिटेल लिखी होती है। उसके बाद द स्टेटरी डिक्लेरेशन, फिर सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन दिया होता है कि ये सब चीज़ें हमारी कंपनी में होगी। क्लियर हो गया। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर कैपिटल की बात होती है। द पब्लिक कंपनी के रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक टू इशूइंग शेयर एंड डिबेंचर। देखो मैंने आपको अभी बार बार बताया कि कंपनी शेयर को इशू करके क्या करती है, पैसा या कैपिटल इकट्ठी करती है। अब ये डिबेंचर भी इशू करती है। शेयर में क्या होता है, जब शेयर के साथ प्रॉफिट दिया जाता है,
जब कंपनी को कैपिटल की नीड होती है। लेकिन यदि कभी कभी कंपनी डिबेंचर इशू कर देती है तो ये एक तरह का लोन है जो पब्लिक के से लिया जाता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर कहते हैं। और इसके साथ जब उसे लौटाते हैं तो एक इंटरेस्ट बता दिया जाता है कि हम 5% इंटरेस्ट के साथ तुमको लौटा देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या दिया जाता है, इसमें दिया जाता है प्रॉफिट और इसमें दिया जाता है इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसे कहते हैं लोन और इसे कहते हैं शेयर, ये अंतर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यही है इसका फुल फॉर्म, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या होता है, जब आप शेयर इशू करते हैं पब्लिक कंपनी तो उसे सेबी से अप्रूवल लेना होता है। सेबी क्या है, सेबी वो संस्था है जो आप यदि कोई कंपनी खोल के फालतू में ज़्यादा रेट में शेयर इशू तो नहीं कर रहे हैं, आप सब काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, तो इस पर वॉच कौन रखती है, सेबी रखती है। तो सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। बैंकर कौन, जब शेयर इशू होंगे तो बैंकर्स मतलब बैंक में ही पैसा आएगा ना, तो आपको बैंकर से, ब्रोकर से और अंडरराइटर से अपॉइंटमेंट लेना होती है। तो बैंकर तो आप समझ गए, जब शेयर इशू होते हैं और जो पैसा आता है वो बैंक में आता है। ब्रोकर मतलब लोगों को जाके बताना तो पड़ेगा ना कि भैया हमने शेयर इशू करे हैं, तो वो कौन बताएगा, ब्रोकर। और अंडरराइटर वो लोग होते हैं यदि हमने 100 शेयर इशू करे और हमारे पास सिर्फ 80 लोगों ने ही बोला कि हम आपके शेयर खरीद सकते हैं, 20 लोगों ने बोला ही नहीं शेयर खरीदने का, तो अंडरराइटर वो व्यक्ति होते हैं जो इस 20 शेयर को खरीद लेते हैं, ठीक है ना। अब फिलिंग द प्रॉस्पेक्टस। अब क्या होता है, जब कंपनी क्या होता है कोई भी शेयर इशू करती है तो वो एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है ना, जिसमें कंपनी बताती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है जिसमें कंपनी बताती है कि हमने इतने शेयर इशू किए हैं, हम स्टार्टिंग में इतने रुपए मांगेंगे, हम फिर इतने मांगेंगे। तो शेयर इशू किए हैं सपोज 100 और एक शेयर है, 1 शेयर का प्राइस क्या है, 10 रुपीज़। अब वो स्टार्टिंग में कभी कभी पूरे 10 रुपये नहीं लेती, वो पहले लेती है 3 रुपये, फिर लेती है 2 रुपये, फिर आखिरी में लेती है 5 रुपये। तो इन्हें क्या कहते हैं, एप्लीकेशन मनी। जो इनिशियल लेवल पर दी जाती है उसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं, फिर जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसे अलॉटमेंट मनी कहते हैं, और फिर उसे आखिरी वाली को कहते हैं फाइनल कॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपनी जब शेयर इशू करती है तो धीरे धीरे पैसा लोगों से लेती है, जिसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड द फाइनल कॉल पे कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी वो प्रॉस्पेक्टस में देती है। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, इन्होंने 100 शेयर इशू किए, अब 110 के लिए एप्लीकेशन रिसीव होगा। 110 लोगों ने बोला कि हमें आपकी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, पर शेयर तो 100 ही हैं। तो जो 10 लोग हैं उनको मना करना पड़ेगा ना, 10 लोगों को बोलना पड़ेगा कि नो, हम आपको शेयर नहीं दे सकते। तो ये 100 लोगों को अलॉटमेंट ऑफ शेयर का एक लेटर इशू करती है जिसमें वो बोलती है कि आप हमारे शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू लिस्ट देयर शेयर इन द स्टॉक एक्सचेंज। देखो, ये जो शेयर की खरीदी बिक्री होती है वो पूरी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है, इसलिए ज़रूरी होता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स की जानकारी दें। कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। द कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस इज अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब यहाँ पर बिजनेस को चलाने का आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अब यहाँ पर एक रूल है कि 90% जो हमने शेयर इशू किए हैं, जैसे हमने 100 शेयर इशू किए हैं, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन आनी चाहिए, मतलब जो लोग आने चाहिए, जो पब्लिक आनी चाहिए, वो कम से कम 90 तो आनी ही चाहिए, ठीक है ना। यदि 90 पब्लिक नहीं आई तो आप अपने ये 100 शेयर इशू नहीं कर सकते। तो ये रूल है कि डिक्लेरेशन दैट 90% ऑफ द इशूड अमाउंट हैज़ बीन सब्सक्राइब, कम से कम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। और डिक्लेरेशन दैट द ऑल द डायरेक्टर हैव पेड टू कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ द अलॉटमेंट शेयर मेड टू देम। मतलब यहाँ पर सभी डायरेक्टर्स को कैश में पेड करना होगा। द स्टेशनरी डिक्लेरेशन द अबव रिक्वायरमेंट हैव बीन द कंप्लीटेड एंड मस्ट साइन टू द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तो ये सभी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टर ऑफ कंपनी के साइन भी ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया,
अब सबसे लास्ट टॉपिक क्या था, चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, हम बहुत सारी चॉइस देख सकते हैं बिजनेस को खोलने की। जैसे कौन सा बिजनेस है जो कंटिन्यूटी के साथ चलेगा, कौन सा बिजनेस है जिसमें लाइबिलिटी कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, कॉस्ट एंड एज ऑफ द सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एबिलिटी, नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस खोलना है, हमारे चॉइस क्या है, हमारे पास कितनी कैपिटल है, कितना पैसा है। तो इतने फॉर्म्स हैं कोई भी बिजनेस खोलने के, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलने के। आज इस वीडियो के साथ मेरा ये चैप्टर भी एंड हो गया। बहुत ही जल्दी हम नया चैप्टर चालू करेंगे।